मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में आपसे कहूंगा। आज की सभा के अध्यक्ष कांतिलक जी और इस गांव से आए नौजवान बहनें और भाइयों, मंच पर मेरे साथ बैठे अमरावती रोटरी क्लब के केडिया जी और उनके और सब साथी, गजानन भाई और मित्रों, मैं जानता हूं कि नीलेश हेड़ा पिछले 3 सालों से पानी के काम में एक अलग दृष्टि के साथ काम कर रहा है। सरकार भी काम कर रही है, लेकिन नीलेश हेड़ा बहुत सोच समझ के लोगों के साथ बात करके लोगों की ताकत से काम करता है। ये बात जरूर है कि इस काम में रोटरी क्लब ने मदद की है, लेकिन जो दृष्टि है वो आप लोगों की है। आप लोगों ने किया है काम, क्योंकि नीलेश का ये मानना है कि जब समाज अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से कुछ काम करता है तो वो काम ज्यादा दिन टिकता है। जब काम सरकारी पैसे से होता है तो सरकारी पैसा आता है और नाले में बहकर चला जाता है। मिट्टी विट्टी खुदती है, सब कुछ होता है, लेकिन बह जाता है, पानी भी बह जाता है और पैसा भी बह जाता है। लेकिन जब समाज अपनी मेहनत से, अपनी पसीने से काम करता है तो न मिट्टी बहती है और न पैसा बहता है और न पानी बहता है। सब ठीक जगह पर जहां उसको रुकना होता है रुक जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस तालाब के बारे में ये कहूंगा कि ये तालाब आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। ये अच्छा तालाब है, लेकिन इस तालाब में गांव का गंदा पानी भी आता है, तो इस तालाब के 2 हिस्से कर देने चाहिए। एक हिस्से में तालाब का गंदा पानी अलग भरा रहे, जिस तरफ से बीच में दीवार कर सकते हैं, मिट्टी की दीवार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहां बारिश का अच्छा पानी आता है, पवित्र जल, जिसको हम पी सकें, नहा सकें, कपड़े धो सकें, वैसा साफ सुथरा पवित्र जल इस तालाब में बचे। इसलिए पवित्र जल में गंदा जल मिलाना पाप होता है। पुराने जमाने में गांव के बड़े लोग बच्चों को भी पानी में पेशाब नहीं करने देते थे। कुछ बच्चों को बड़ा शौक होता है, जहां पानी भरा हो अपना कच्चा खोल। इन तालाबों में अच्छाई और बुराई को अलग करने का काम शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज में अच्छाई और बुराइयां बढ़ रही हैं, उनको यदि मिला देंगे, अच्छे लोग यदि बुरे लोगों में मिल जाएंगे तो बुरे लोगों की ताकत बढ़ जाएगी, और ये अच्छे लोग यदि बुरे लोगों से अलग रहेंगे तो अच्छे लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। तुम जानते हो, तुम अपने इस गांव को देखो, हिंदुस्तान के किसी भी गांव को देख लो, किसी भी शहर को देख लो, तो तुम्हें वहां पर 5 तरह के लोग दिखाई देंगे। 5 तरह। इन 5 तरह के लोगों का चरित्र बिल्कुल अलग अलग है। तो पानी के साथ इंसान का चरित्र जुड़ा हुआ है। जैसा इंसान का चरित्र होता है, वैसा ही पानी का चरित्र बन जाता है। यदि हम पानी की पवित्रता को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपने समाज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा समाज कैसा है। दोस्तों, हमारे समाज में 5 तरह के लोग हैं। इन 5 तरह के लोगों में
कौन से लोग हमारी पवित्रता के लिए हमारी मदद कर सकते हैं, कौन लोग हमारे अच्छे काम में हमारी मदद कर सकते हैं, इनको ढूंढना, इनको जानना, इनको पहचानना जरूरी है। इसलिए मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि 5 तरह के लोग हैं, तो जरा बताओ इन 5 उंगलियों में कौन कौन किस तरह के लोग हैं? बताएगा कोई? मैं जानता हूं नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा तो फिर पूछूंगा मैं जानता हूं फिर भी नहीं बताओगे तुम, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल होता है। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हमारी अपनी पहचान हमारी वृत्ति से होती है। हम जैसा करते हैं, जैसा जीते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति बनती जाती है, आदत बनती जाती है, और उसमें से हम बिल्कुल अलग पहचान के हो जाते हैं। वैसे हम सब भगवान हैं, हम जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं सबके सब भगवान हैं। कैसे भगवान हैं? भगवान जो है भूमि, मिट्टी, मिट्टी, धरती, भूमि, भूमि का भय, और ये जो गगन है इसका गैर, और ये जो तेज वायु चल रही है इसका वै, और ये जो गर्मी देती है सूरज उसकी अग्नि है, और जिसको पीकर हम जीते हैं वो है मैं, नी, भय, गे, वे, आ, ने। भगवान बना कि नहीं? भगवान ऐसे ही बन जाता है। भगवान वो है जो हमें बनाता है, और हमें कौन बनाता है? हमें बनाती है 5 पंच महाभूत, उसी से तो बनते हैं, और उसको बनाने वाले का नाम हमारे ऋषियों ने भगवान रखा है, भगवान। लेकिन इन 5 को, भगवान को तो हम जानते हैं, भगवान हमें रोज मिलता है, भगवान रोज हमारे साथ है, हम भगवान ही हैं। लेकिन एक छठी चीज है जिसको वो मिलना बहुत मुश्किल होती है, उसका नाम है आत्मा। वो दिखती नहीं है कहाँ रहती है, लेकिन वो होती है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो वो आत्मा हमें रोकती है, नहीं 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 गलत नहीं करना। लेकिन एक और चीज होती है बुद्धि, वो यहाँ रहती है, यहाँ। वो बुद्धि कहती है यार कर लो, कुछ नहीं, छुपा लेंगे, देख लेंगे, तो फिर भी हम गलत काम करते हैं। तो जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है वो गलत काम करने में सबसे आगे होते हैं, और जिनकी आत्मा तेज होती है वो कभी गलत काम नहीं करते। समझ में आई कि नहीं बात? जिनकी बुद्धि तेज होती है वो हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, और जिनकी आत्मा तेज होती है वो कभी गलत सोचता ही नहीं है। इसलिए तुम समझ लो ये 5 लोग कौन है, जरा मैं समझाता हूं, 2 मिनट लगेंगे। ये देखो तुम्हारे हाथ में ये जो कन्नी उंगली है ना, ऐसे लोग 100 में से 1 ही होते हैं, लेकिन इनका जो बुद्धि है वो बहुत काम करती है। तो बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि ये काम करती है कि इनको यदि कोई अच्छा काम करने वाला दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, अच्छा काम कोई कर रहा है, वो यदि इसको दिख जाए तो उसकी ये टांग पकड़ के खींचना जानता है, और ये इतनी अच्छे से टांग पकड़ के खींचता है कि उसको धरती पे डाल देता है, उसकी नाक भी फोड़ देता है और सिर भी फोड़ देता है। ये जो है ये 100 में 1 आदि होता है, लेकिन सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे आपको। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, सतयुग में भी थे, अब तो कलयुग है, अब तो होंगे ही, लेकिन ऐसे लोग सतयुग में भी थे। दूसरे देखो, इसके पास में एक आदमी और रहता है, इसका काम क्या है? जहां देखी तया परात वहां गवाई सारी रात। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इसको पावर मिल जाए, पावर पावर पावर, समझते हो?
शक्ति, पैसा, पावर, पद जब इसको मिल जाता है तो ये उसके साथ चिपक जाता है और चिपक कर उसकी दलाली करता है। इसके जीवन का कोई सिद्धांत नहीं होता। ये बिन पैंदी का लोटा है। बिन पैंदी का लोटा समझते हैं? पैदा नहीं है। ये जो है ये बिन पैंदी के लोटे होते हैं, आज इधर कल उधर। इनका कोई जीवन का सिद्धांत नहीं होता। तो देखो, इसको तो मैं कहता हूं दुर्जन और इसको कहता हूं अवसरवादी। ये तो 100 में 1 मिलता है और ये 100 में 2 मिलते हैं। इनकी संख्या डबल है इससे। देखो, उंगली में भी डबल है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है। ये 100 में 95 होते हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं गणित पूछ लूंगा तुमसे। 100 लोग यदि गांव में है तो 95 लोग ऐसे होते हैं, ऐसे सबसे बड़े। इनका दिमाग कैसा होता है? ये कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं है। किसी का बुरा करना है ऐसा विचार इनकी खोपड़ी में, बुद्धि में आता ही नहीं है। लेकिन ये कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते। समझ में आई? बुरा तो इनके मन में आता नहीं है और अच्छा करने की इनकी ताकत नहीं है। तो इनको क्या कहोगे? ये सज्जन तो है, लेकिन ये डरपोक है, कमजोर है, कुछ करने की ताकत नहीं है। चलो कुछ करेंगे ऐसा जज्बा नहीं है। तो इनको मैं कहता हूं कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये ताकत बेकार है। सज्जन है लेकिन सुसुप्त है, सोई हुई है, सोई हुई। अब जब तक मिले तुम्हारे गांव में से कुछ ऐसे लोग खड़े नहीं हुए तब तक तालाब नहीं बना। तालाब तो जब काम हुआ ना, जब कोई खड़ा हुआ। अब इसके पास ये भी रहता है। इनकी संख्या 100 में से 1.5 है, 1.5। आपको बात समझ में आई? एक तो मैंने ये कहा, 2 ये कहा और 95 में ये कहा। अब कितना बचा? 1.5 नहीं, 2 है। ये भी 2 है। 100 में 2। ये ऐसे लोग हैं कि यदि इनको कुछ ऐसा दिख जाए कि ये अच्छा काम है तो फिर ये किसी की चिंता नहीं करते। ना ये राज की चिंता करते, ना समाज की चिंता करते, ये किसी से भी डरते नहीं, फिर अच्छे काम में जुट जाते हैं। लेकिन इनको लगना चाहिए कि ये अच्छा काम है और ऐसा काम जो सबके भले का काम हो, जिसमें सबका भला होता हो। ऐसे काम में ये लोग ना अपनी नौकरी की चिंता करते, ना पैसे की चिंता करते, किसी की चिंता नहीं करते, अच्छे काम में जुट जाते हैं। इनको क्या कहता हूं मैं? ये हमारे समाज के प्रेरक लोग हैं, प्रेरक, जो अपना अच्छा काम करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। देखो, ये चारों एक जगह रहते हैं। देखा तुमने? समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारे काम की बात है। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। तुम्हें समझना है कि तुम कौन हो और समझ के तुम क्या कर सकते हो, कैसे दुनिया को बदल सकते हो, कैसे दुनिया को अच्छी बना सकते हो, ये तुम्हें सोचना है। ये चारों एक जगह रहते हैं। और ये जो 5वां है, ये कहाँ रहता है? अलग रहता है ना। लेकिन ये इन चारों का चरित्र जानता है। ये जो 5वां है ना, ये इन चारों का चरित्र जानता है। एक जमाना था जब गांव में ये आदमी गुरु की तरह माना जाता था। इसको गांव में गुरु कहते थे, गांव गुरु। गांव को समझता था, सब लोगों की जानकारी इसके पास होती थी और ये इन चारों को गांव की अच्छाई के काम में लगाता था, गांव का अच्छा काम करवाता था। साहब, कैसे होता था अच्छा काम, जरा ये भी समझो। ये खास बात समझने की है। सबसे पहले ये इसको बुलाता था अपने पास। जैसे
जैसे ये दोनों मिलते थे, ये जो लोग हैं ना, ये वाले, इनका डर निकल जाता था कि देखो यार, ये दोनों आदमी अच्छे हैं, ये हमें धोखा वोखा नहीं देंगे, ये हमारा बुरा नहीं करेंगे, ये दोनों आदमी अच्छे हैं। तो ये अपना डर इसका कम हुआ और ये फिर आंख बंद करके इनके पास चले जाते थे। तो गांव की ताकत कहाँ आ गई? यहाँ आ गई ना, यही है ना गांव की ताकत। तो जैसे ही ये गांव की ताकत यहाँ इकट्ठी हुई, तो जरा बताओ ये क्या करेगा? बिना बुलाए आएगा, बिना बुलाए आ जाएगा। बिना बुलाए आके इनके साथ चिपकने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि ये तीनों समझदार हैं तो इसको बुला के बैठाएंगे, बैठ जाएंगे, गेट आउट नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, लेकिन ये बातचीत में इसको शामिल नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फैसले में इसको शामिल नहीं करेंगे, बैठाएंगे अपने पास, सुनाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये फिर चुपके से बैठेगा, चुपके से बोलेगा नहीं, क्योंकि ताकत यहाँ है। तो ये कैसे बैठेगा? एक यहाँ बैठेगा। और जैसे ही यहाँ बैठेगा, ये अकेला क्या करेगा? ये तो एक ही है, बताओ क्या करेगा? वो भी चुपके से आगे यहाँ बैठ जाएगा। तो ये देखो, दोनों दब गए नीचे। और फिर ये हुआ, और ऐसे गांव की अपनी ताकत बन जाती है। अच्छी ताकत बनी कि नहीं बनी? अच्छी ताकत। अब देखो खराब ताकत कैसे बनती है, ये भी समझ लो, क्योंकि तुमने अच्छी ताकत तो बना ली, जो आजकल बहुत मुश्किल से बनती है। बहुत मुश्किल हो गया आजकल अच्छी ताकत बनाना। बस एक बात समझ लो, खराब ताकत कैसे बनती है। जब ये ऐसे रहता था तब इसके पास ये आता था। अब ये उल्टा हो गया, अब ये ऐसे रहता है, ऊपर रहता है, और इसके पास अब सबसे पहले, जरा ध्यान से देखना, ये जाता है। जैसे ये दोनों मिले और ये तीसरा चिपक जाता है, इसको तीसरे को यहां चिपकने की बहुत बहुत गुंजाइश है। देखो, सबसे ज्यादा जाके ये जल्दी से चिपक जाता है। और ये जो दोनों है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये भी कहता है यार अब मैं अकेला क्या करूं, गजानन भाई, ये भी कहता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं। और ये जो ताकतवर लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो तो डरे ही रहते हैं, उनको कोई विश्वास देने वाला, ताकत देने वाला कोई होता नहीं, वो बिखर जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो जो अभी नई डायनेमिक्स है हमारे गांवों में, हमारे शहरों में, वो ऐसी बन गई है। ये दोनों अलग और ये तीनों एक। अब गुरु नहीं रहा, अब गुरु की जगह नेता बन गया। क्या बन गया? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। क्या हो गया ये? जबकि नेता का काम होता था नागरिकों को आपस में जोड़ना, अब नेता का काम हो गया है तोड़ना। क्योंकि अब नेता तोड़ेगा नहीं तो उसकी नेतागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए कही, इस तालाब में बैठ के मुझे ध्यान में आया कि आप लोग अच्छे हैं, अभी भी आपके अंदर अच्छाई बची हुई है। आप अच्छों को पहचानो और अच्छों को जोड़ो। अच्छों को जोड़ दोगे तो काम अच्छा हो जाएगा। तुम जवान बच्चे बोलो, तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं? पूरी आई? पूरी आ गई ना? बस अब इसको ध्यान रखना है कि कौन क्या है, कौन है ये, कौन है ये कौन है ये। अरे बच्चों, मुझे बहुत आनंद हुआ तुम्हारे तालाब में बैठ के अपने समाज का चरित्र समझाने का। लेकिन चरित्र को समझ के अच्छे काम में लगना, समाज को जान के समाज के चरित्र में अच्छाइयों को बढ़ाना, ये भी हमारा काम है। और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पहला काम है पानी का काम।
क्योंकि ये जो पानी है ये हमारे प्राणों का पुण्य है। प्राणों को प्राण की तरह रखने का काम बिना पानी के संभव नहीं है। इसलिए इस पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम पानी का है। मैं अपने दोस्त गजानन भाई को और इंगले साहब को कह रहा था कि देखो, इंगले साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनको काम करना है कि जल की जो साक्षरता है, ये जो पानी का पुण्य कर्म है, इसको बढ़ाना है। और ये जो गजानन जी का काम है वो ये है कि ये राजनीतिक जो आयोजन होता है ना, उस आयोजना में जो अच्छे काम है पानी के, नदी का खोलीकरण, ओड़ों का खोलीकरण, कुओं में पानी आ जाए, अच्छी खेती होने लगे, इस जिले की प्लानिंग में वैसा काम करना। और देखो, गजानन नेता नहीं है। नेता है क्या गजानन? वो कार्यकर्ता है। जीवन भर, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, जीवन भर उन्होंने इस काम को किया। हमारे पीछे बैठा है सामने नीलेश। नीलेश का काम क्या है? नीलेश धरती माता के पेट को जानता है, समझ गए? और धरती को भी जानता है। और जो नीलेश जानता है वो तुम सब जानते हो। यहाँ जो इस हॉल में बैठा है कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं जानता। तुम सब लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन तुम उस ज्ञान को सत्कर्म में नहीं लगाते हो। और जब ज्ञान सत्कर्म में नहीं लगता तो क्या होता है? इंग्लिश साहब, जब ज्ञान सत्कर्म में नहीं लगता तो क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो विनाश से बचना है कि नहीं? बोलो, विनाश से बचना चाहते हो कि नहीं? तो बस आज की इस ग्राम सभा में एक ही बात कह के मैं खत्म करता हूँ। विनाश से बचने के लिए हमें जो भी भगवान ने से मिला है, भगवान को याद रखो। कौन है भगवान? कौन है? भूमि, भूमि, हवा, वायु, सूरज, आकाश, ये पूरा परिवेश जिसे कहते हैं। और नींव, यही तो हमारा भगवान है। इसी से तो हम बने हैं। हम सबका निर्माण इस भगवान ने किया है। इस भगवान के बिना हमारा निर्माण नहीं होता। होता क्या? कोई बताओ, हो जाता? तो यही तो हमारा भगवान है। तो ये जो पंच महाभूत से भगवान से हमें मिला है, इसको ठीक से इसका इंतजाम करना, ये बिगड़े नहीं, ये खराब ना हो। हमारे अच्छे पानी में गंदा पानी ना मिले, हमारी वायु में प्रदूषण करने वाली इस तरफ कोई उद्योग ना लगे जिससे हमारा गांव बीमार ना हो। यदि हमारी हवा में जहर छोड़ने वाली कुछ फैक्ट्री लग जाएंगी तो पूरा गांव गंदा हो जाएगा। और ये जो सूरज भगवान हमें देता है ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम उपयोग कर लें, अपने घर के काम में ले लें, खाना बनाने के काम ले लें, रात को प्रकाश चाहिए तो उसमें काम ले लें। एक चीज का तो हम सब उपयोग करते हैं, वो है गगन, स्पेस। हमारा शरीर जितनी जगह चाहिए वो तो हम ले लेते हैं सब, तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करते। उसमें तो हमारा कब्जा रहता है। और वो कब्जा भगवान के योग से मिला हुआ है। शरीर को जितनी जगह चाहिए वो तो हम इसमें कब्जा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो कब्जे हो रहे हैं, हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उसमें से 2/3 नदियां मर गई हैं, सूख गई हैं। क्यों सूख गई? क्योंकि नदियों के कैचमेंट में और नदियों के प्रवाह क्षेत्र में हमारे कब्जे बढ़ रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है। इस वक्त जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और पंचायतें हैं, केवल और केवल ये सरकारी संस्थाएं सारा गंदा पानी हमारे पीने के पानी में मिलाती हैं। सारी सरकारी संस्थाएं यही कर रही हैं। जितनी भी पंचायतें हैं सब अपना गंदा पानी तालाब में छोड़ती हैं।
जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो सारे का सारा शहर का गंदा पानी नदी में नाले में छोड़ती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा प्रदूषण का काम कौन कर रहा है? बताओ ना यार, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? उद्योगपति कर रहा है। उद्योगपति तो बिल्कुल हमारी हत्या ही कर रहा है। वो तो ऐसा जहर नदी में डाल देता है जिसमें से हजारों लाखों लोग बीमार होकर मर जाते हैं। हमारी गंगा के किनारे कैंसर से ग्रसित लाखों लोग, कानपुर की इंडस्ट्री पूरा क्रोमियम तेजाब नदियों में डाल रही है, गंगा में, जिससे पूरी गंगा दूषित हो गई और वो गंगा का पानी धरती के पेट को दूषित कर रहा है। सब बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे पानी पर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण बढ़ गया है और ये बढ़ता अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण इस 21वीं शताब्दी में जल युद्ध को बुलावा दे रहा है। ये जो जल की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, इसको बुलावा दे रहा है। हमारे जगन्नाथ जैसे लोग बहुत कम हैं जो ना अपने पानी का शोषण करने देते हैं। तुम्हें मालूम है उन्होंने पानी के शोषण के खिलाफ कितने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी अपने गांव में। तो पानी का शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है। इसके कारण 21वीं शताब्दी में पानी के लिए युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया है। दोस्तों, ये जो छोटा काम आपने किया है, भले ही तुम्हें छोटा काम दिखता हो, लेकिन यही तरीका है दुनिया को पानी के विश्व युद्ध से बचाने का। आज आपको छोटा लगता होगा ये काम, लेकिन ये तालाब ही नदियों को रिचार्ज करके फ्लो बढ़ाते हैं। हमने जो राजस्थान में 60 नदियां जिंदा की हैं, कभी आज मुझे वक्त नहीं है उस पर बात करने का, कभी नीलेश बताएगा। हमने कोई बड़ा करिश्मा नहीं किया, हमने कोई बड़ा बांध नहीं बनाया आज तक, लेकिन दुनिया में कोई बांध नहीं है जो मेरे बांधों से बड़ा हो। पूरी दुनिया में मेरे बांधों से बड़ा कोई बांध नहीं है। हमारे बांधों में किसी का घर नहीं टूटा, कोई पेड़ नहीं कटा, कोई जानवर नहीं मरा, कोई क्रोकोडाइल नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। हमने 11,000 बांध बनाए। इन 11,000 बांधों ने 7 नदियों को, अरवरी नदी, सरसा नदी, भदानी नदी, जागवाली नदी, रूपारेल, साबी और महेश्वरा, 7 नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना दिया। इस गर्मी में बह रही है ये नदियां, लू में, अब भी उनमें पानी है। जो मर गई थी, सूख गई थी, वो अब शुद्ध सदा नीरा होकर बहती हैं। एक जमाना था, मेरे गांव के सारे ऐसे लड़के जयपुर में जो ट्रक होते हैं ना, उन ट्रकों को भरते थे, बेलदारी करते थे उन ट्रकों पर। बेलदारी कहते हैं ट्रक भरना। अभी मेरे गांव के लड़के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उन्हीं मालिकों को, ट्रक जिनके वो मजदूरी करते थे, उन्हीं मालिकों से कहा कि तुम मेरी सब्जी दिल्ली के दरियागंज मंडी में और आजादपुर मंडी में भेजो, क्योंकि वो तो उसी सेठ जी को जानता था और उसी से दोस्ती रखी उसने। और अब मेरा गांव का लड़का उस जयपुर के सेठ को मजदूरी देता है ट्रक की सब्जियां भेजने का, और एक आधे सेठ को नहीं, 150 ट्रक जाती है सब्जियां, 150 ट्रक। दोस्तों, मैं ऐसा ही सपना देख रहा हूं तुम्हारे गांव में आकर कि तुम अपने पानी को पकड़ के, ये जो तुम्हारी नदी का जो चक्र है, ये जो जलवायु परिवर्तन हो गया है, हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है।
हमारा हवा तापमान बदल गया है। तो इस बदलते हवा तापमान में, इस बदलते जलवायु परिवर्तन में आपको अपनी फसलें कब बोनी, कौन सी बोनी, कैसी बोनी, ये बैठकर अब बात करनी पड़ेगी। यदि इन बातों को आप नहीं करोगे गजानन भाई, कुछ नहीं होने वाला। सेठकारी बिल्कुल डूब रहा है, सेठकारी की जिंदगी का संकट बढ़ रहा है, सेठकारी के पास जीने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा कष्ट में सेठकारी है। सेठकारी की जिंदगी यदि मोटे तौर पे देखें तो ना उसके खेत के लिए पानी है, ना उसके जीने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है। और जो खेती है, उस खेती में उसका जितना खर्च हो रहा है वो खर्च भी वापस नहीं आ रहा है। उसको उसकी खुद की खेती की मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है। तो इस वक्त जो सबसे बुरी हालत है वो सेठकारियों की है। दोस्तों, यदि सेठकारियों को अपनी हालत ठीक करनी है तो देखो, ये सरकार तो सेठकारियों की हालत ठीक नहीं करने वाली। हमें लगता था, हम बहुत खुश थे, हमने कितनी हिम्मत से, कितने जज्बे के साथ इस सरकार को हम लेके आए थे। बहुत जज्बा था, हमें लगता था। और जो प्रधानमंत्री बना उसको तुम जानते हो, उसका नाम भी नहीं जानते, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम उसका नाम जानते हो। उसने कहा था बनारस में जाके कि मैं गंगा का बेटा हूं और गंगा को साफ करूंगा। गंगा अकेली से तो काम नहीं चलेगा, देश की सारी नदियों को साफ होना है। देश की सारी नदियां गंगा है, केवल गंगा अकेली गंगा थोड़ा ही है। हमारी गोदावरी भी गंगा है, हमारी सभी गंगा है, सभी गंगा है। इस देश की धरती पर बहने वाली सब गंगा है। कोई भी नदी को नदी का रूप देने का काम बड़े समझदारी के साथ होना चाहिए, तब नहीं होगा। दोस्तों, कोई जल्दी नहीं थी, सरकार के पास कानून था जमीन को लोगों के भले के लिए उपयोग करना। बिना जरूरत के 1 साल के अंदर अंदर किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने की इतनी जल्दी क्या थी? बताओ ना, क्या जल्दी थी? अरे तुम कुछ और अच्छे कानून बना देते, 2-4 कानून बना देते, 2-4 साल बाद लगता है कि भाई ये कानून बनाना है, बना लेते। लोगों का विश्वास तुम्हारे साथ रहता, लोग लगते कि ये सरकार हमारी है, लोग सोचते कि ये प्रधानमंत्री हमारा है। तुम्हें जब करना था 2-4 साल बाद कर लेते, लेकिन इसने आते के साथ सबसे पहला बड़ा काम किया कि किसानों की जमीन को बिना पूछे उसको सरकार कब्जे में कर ले, उसके लिए अधिग्रहण। दोस्तों, अच्छी सरकारें अच्छा काम करती हैं और बुरे काम को थोड़ा पीछे धकेलती जाती है। चलो यार, ये खराब काम है, प्रिय काम है, लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले अप्रिय काम किया। इससे नुकसान हुआ है। यार, ये सरकार हमारी है, अच्छी है, लोगों की है। सरकार को सोचना चाहिए कि अच्छे काम करने हैं, तो अच्छे काम पानी है ना, इसको कर लेते, इसमें सारी ताकत लगा देते तो पूरा देश जुट जाता, पूरा देश इनके साथ बना रहता, इनका बना रहता। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने क्या किया? किसानों की जमीन के अधिग्रहण का कानून बना दिया, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं को हुआ है और किसी को नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे प्रधानमंत्री को और हमारी सरकार को एक अच्छी बुद्धि आए और वो पहले सबको पानी मिले। इसके लिए भारत में जल सुरक्षा अधिनियम लेकर आए, सबको जीने और स्वस्थ रहने का पानी मिले,
इसके लिए भारत में पुनर्जीवन नीति बनाए। कई सरकार को, अच्छी सरकारों को अच्छे काम पहले करने चाहिए। हमें पानी की जरूरत है तो भारत को सबको जल सुरक्षा सुनिश्चित हो और भारत की नदियां पुनर्जीवित हो, ऐसी नीति बनाने का काम आदरणीय हमारे अपने प्रधानमंत्री को, हमारे अपने कह रहा हूं मैं, फिर भी उन्होंने जो बुरा किया तो किया, कर ले वो, लेकिन हम उनको बुरा नहीं कहते, हम अभी भी अपना कहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि भगवान जी उनको बुद्धि दे और वो हमारे लिए अच्छा काम, पानी का काम और नदियों को पुनर्जीवित करने का काम करें। आप सबको खूब सारा धन्यवाद, बधाई। आप लोगों से मिला, मुझे जरा जल्दी जाना है नागपुर, मेरा हवाई जहाज है, निकल जाएगा, उड़ जाएगा तो फिर यहीं रह जाऊंगा, इसलिए मैं फिर कभी आऊंगा जब तुम्हारा ये तालाब पानी से भरा होगा। जय हिंद। यानंतर अध्यक्षीय भाषण माननीय